हेलो एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे विक्टोरियन पोइट्री के बारे में। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ एलिजाबेथन पोइट्री के बारे में और पूरी अच्छी तरह से वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे विक्टोरियन पोइट्री के बारे में। कायदे से तो मुझे रोमांटिक पोइट्री को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं पहले विक्टोरियन पोइट्री को ही बता देता हूँ। तो देखिए, विक्टोरियन पोइट्री को जब आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा तो विक्टोरियन पोइट्री को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आप देंगे इंट्रोडक्शन का पॉइंट। इंट्रोडक्शन के पॉइंट में क्या है तो देखिए, द विक्टोरियन पोइट्री, देखिए नोट्स के ही माध्यम से हम पूरा कुछ समझा देंगे। इसके लिए अलग से क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरे नोट्स को अच्छे से समझा देंगे, वही जाके आपको छाप देना है और वही जाके आपको ये विक्टोरियन पोइट अच्छे से समझ लेना है विक्टोरियन पोइट्री क्या होता है। तो देखिए, विक्टोरियन पोइट्री से पहले हमको विक्टोरियन एज के बारे में समझना होगा। द विक्टोरियन एज इज़ नेम्ड द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया हु रूल्ड फ्रॉम 1837 टू 1901। विक्टोरियन एज किसे कहा जाता है तो देखिए, विक्टोरिया नाम की जो क्वीन थी वो गद्दी संभाली थी इंग्लैंड की कब 1837 में वो गद्दी संभाली थी और 1901 तक वो जिंदा रही। ठीक है, तो उसी टाइम पीरियड को हम विक्टोरियन एज बोलते हैं, जिस टाइम में वो महारानी क्वीन, वहाँ की क्वीन बनी थी विक्टोरिया जो है। ठीक है, महारानी विक्टोरिया। अब ये 1837 से लेकर 1901 तक का पीरियड को हम बोलेंगे। ये लगभग 24 साल तक वहाँ पे वो रूल की। विक्टोरिया, महारानी जो विक्टोरिया है वो 64 साल तक वहाँ पे रूल की। उसके बाद सी वॉज द फर्स्ट इंग्लैंड मोनार्क टू सीन द नेम ऑफ गिवन टू द पीरियड। और जैसे कि एलिजाबेथन एज में क्या था, महारानी एलिजाबेथ जो थी उसको क्या था, उस वो जब मर गई थी, उसकी जब मृत्यु हो गई थी तब उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता था, एलिजाबेथन पीरियड ना उसका नाम रखा गया। लेकिन जब विक्टोरियन महारानी विक्टोरिया जो थी वो तभी जिंदा ही थी, तभी वो देख ली थी कि उसके टाइम को क्या बोला जा रहा है, विक्टोरियन पीरियड। तो ये पहली ऐसी महिला थी जिसके जिंदा रहते ही उस टाइम पीरियड को उसका नाम दिया गया था। इसके बाद क्या है, ऑफर रेन वाइल स्टिल लिविंग सोशल पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग दिस एज। और इस एज में क्या हुआ था, बहुत सारे सोशल चेंजेस हुए, पॉलिटिकल में बहुत ही इन्हेंस हुआ। उसके बाद टेक्नोलॉजी बहुत सारी बढ़ी। उस टाइम में जब डेमोक्रेसी को डेवलपमेंट हुआ तो उस टाइम में शायद वोटिंग सिस्टम भी वहाँ पे हुआ था। तो उसमें बहुत सारे चेंज हुए विक्टोरियन पीरियड में। ठीक है, इसके बाद क्या बोला जा रहा है, दिस एज इज ऑल्सो नोन एज नेम ऑफ द नेक्स्ट गोल्डन पीरियड आफ्टर इंग्लिश आफ्टर द एलिजाबेथन एज। जैसा कि हम लोग जानते हैं एलिजाबेथन एज को क्या बोला जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब ये जो है विक्टोरियन पोएट्री को भी, विक्टोरियन एज को भी हम सेकेंड गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के लिए सेकेंड गोल्डन पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर में, और उसके देश के लिए भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई। अब चलिए, इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि विक्टोरियन पोएट्री है क्या, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए दूसरे स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए, विक्टोरियन पोएट्री, व्हाट इज़ द विक्टोरियन पोएट्री। तो विक्टोरियन पोएट्री है क्या, तो विक्टोरियन पोएट्री कैन बी डिफाइंड एज द पोएट्री विच वेयर रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया फ्रॉम 1937 1901। तो देखिए, विक्टोरियन पोएट्री उस पोएट्री को कहा जाता है जो 1937 से लेकर, नहीं यहाँ पे 1837 से लेकर 1901 तक, ठीक है, जो पोएट्री लिखा गया उसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, विक्टोरियन पोएट्री बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 1837 है, यहाँ पे 1937 नहीं 1837 है। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। तो विक्टोरियन पोएट्री किसको बोलेंगे, तो 1857 से लेकर 1837 से लेकर 1901 तक जितने भी पोएट्री लिखी गई उसी पोएट्री को हम विक्टोरियन पोएट्री कहते हैं। अब क्या है, दिस एज कम्स आफ्टर द रोमांटिक एज एंड इंस विद द टर्निंग ऑफ मॉडर्न एज। और ये कब चालू हुआ था, तो रोमांटिक एज के ख़त्म होने के बाद, और ये मॉडर्न एज के पहले, मॉडर्न एज आने वाला था उससे पहले इसका एंड हो गया था। और ये जो आया था, ये विक्टोरियन पीरियड कब आया था, रोमांटिक एज जब ख़त्म हो गया था। तो पहले एलिजाबेथन एज पर आए थे, उसके बाद रोमांटिक एज पर आना चाहिए था। अब उसके बाद देखिए विक्टोरियन पीरियड आया था, और ये विक्टोरियन पीरियड जब रोमांटिक एज ख़त्म हुआ था तो विक्टोरियन पीरियड आया। अब ये जब ख़त्म होने वाला रहता है तब मॉडर्न एज आता है। तो व्हाट इज़ द विक्टोरियन पीरियड, ये भी आपका शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इसमें क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ हुई। यहाँ पे देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ वोमेन इन ऑल सेक्टर्स। यहाँ पे वोमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत सारे बढ़ गई, बहुत अच्छे से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, माइंड का डेवलप हुआ। उसके बाद यहाँ पे थिंकिंग का डेवलप हुआ, तो यहाँ पे वोमेन वगैरह को काम करने का बहुत अच्छे से मौका मिलने लगा। इसके बाद रियलिज्म, यहाँ पर जब पोएट्री लिखी जाने लगी तो यहाँ पर क्या होने लगा कि रियलिज्म, वहाँ पे सोशल बातें पर, वहाँ पे क्या क्या दिक्कत है उस पर लिखे जाने लगी, उस पर बहुत अच्छे से बातें होने लगी। ठीक है,
इसके बाद आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क हुआ, बहुत आइडियाज़ नए नए आए, उस पर उसका काम हुआ, प्रिंटिंग प्रेस पे काम हुआ, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल बहुत डेवलप हुआ इंग्लैंड उस टाइम में। अब इसके आगे बात करें तो इस टाइम के बहुत सारे पोएट जो है जिसकी वजह से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन निकला। इसमें से सबसे दो बहुत बड़े पोएट हैं। दो बड़े पोएट में एगो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और दूसरा है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग का हम माई लास्ट डचेस में पढ़ाए थे। माई लास्ट डचेस जो है पोएम किसका है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का। तो वो क्या विक्टोरियन पोएट है। तो सब मेजर पोएट की बात करें इस एज की तो सबसे बड़ा पोएट है इसमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये कौन है, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज मोस्ट फेमस पोएट ऑफ दिस एज, ही वाज बोर्न 1809। ये जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ये सबसे ज़्यादा फेमस विक्टोरियन पीरियड के सबसे फेमस पोएट है, ठीक है। और इसका जन्म 1809 में हुआ था। एंड ही वॉज वेरी साई इन नेचर, और क्या है, ये बहुत शर्मीले टाइप के व्यक्ति थे। इसका नेचर कैसा था, शर्मीला टाइप का था। उसके बाद द टेनिसन पोएट्री हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ इंग्लैंड ग्रेटेस्ट पोएट सच एज, क्या बोल रहा है, टेनिसन की जो पोएट्री जो लिखती थी ना, टेनिसन जो लिखते थे उसकी क्वालिटी थी ना, वो कैसा था, वो सभी से मिलते थे। उसके जो वर्क थे उसमें बहुत अच्छे अच्छे सभी का कम्बिनेशन मिला रहता, जैसे ड्रीमनेस ऑफ स्पेंसर का उसमें ड्रीमनेस था, उसमें मैजिसिटी देखने को मिलता था मिल्टन का, ठीक है। इसके बाद द नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो सिंप्लिसिटी के साथ जो लिखते थे वो भी इसके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के वर्क में पोएम में दिखता था। इसके अलावा द फैंटेसी ऑफ कॉलरीज का भी इसमें क्या था, फैंटेसी देखने को मिलता था। इसके बाद मेलोडी ऑफ किड्स एंड सैली, वो जो है यहाँ पे जॉन किड्स है, उसके बाद पीबी सैली है, इसका मेलोडी देखने को मिलता था। तो इसमें क्या था, पांचों पोएट का कॉम्बिनेशन था। इसका ये जो वर्क लिखते थे, ये जो पोएम अपना लिखते थे, तो इसमें पांचों चीज़ का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था, इसीलिए इसको बहुत ही फेमस पोएट माना जाता है। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बाद आप कौन आता है, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बाद आपका आता है रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये भी सबसे बहुत फेमस था, लेकिन इसका क्या है, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बिल्कुल विपरीत आदमी थे। वो ऐसे कि देखिए, ही वॉज द फेलो पोएट ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये बिल्कुल उल्टे आदमी थे उसके, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के। अब कैसे थे, तो देखिए वो वहाँ पे साई थे, तो ही वॉज अ सोशल इन नेचर, ये बहुत ही सोशल थे, बहुत ही सोशलिक टाइप के इंसान थे। इसको फेम पसंद था, इसको नाम पसंद था, ठीक है। लेकिन वो अकेले में रहना पसंद करते थे, वो अकेले में सारा काम करना पसंद करते थे। जबकि रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या है, ये एक सोशल व्यक्ति है, ये सोशल में जाके सारी ये फेम पाना चाहते थे, नेम पाना चाहते थे, यही लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग को क्या बोलता है, सोशल इन नेचर। इसके बाद क्या है, हिज राइटिंग स्टाइल वाज नॉट क्लियर सो ही स्ट्रगल हार्ड टू सक्सीड। अब ये देखिए, इसकी स्टाइल जो लिखने की जो शैली थी वो क्या था, बहुत ही वो क्लियर नहीं था, कभी ड्रामेटिक मोनोलॉग था, कभी कुछ भी कभी कुछ भी। तो इसके वजह से लोगों को समझने में इसकी पोएम बहुत ही दिक्कत होती थी। तो इसीलिए इसको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा अपने सक्सेस के लिए। अब आगे देखिए, जबकि वहाँ पे जो टेनिसन है वो बहुत फेमस था, तभी फेमस तो बहुत हो गया था वो, लेकिन दिक्कत यह है कि इसको फेमस होने के लिए इसका क्लियर ही नहीं था कि कैसे लिखना है, कैसे लिखते थे ये, तो लोगों को समझ में नहीं आता था, इसलिए इसको ये हल्के में लोग ले रहे थे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ब्राउनिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड स्ट्रांगली बाय पीबी शैली, और पीबी शैली, ठीक है, पीबी शैली जो है इससे ये बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है। इसके बाद क्या है, ड्यू टू इंटरेस्ट इन ड्रामा में इंटरेस्ट होने के कारण ही इन्वेंटेड ड्रामेटिक मोनोलॉग इन विक्टोरियन पीरियड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। और रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा क्या है, रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामा में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए क्या वो ड्रामा में इंटरेस्ट होने की वजह से वो ड्रामेटिक मोनोलॉग का इन्वेंशन किया था, ठीक है। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, तो वो जैसे कि माई लास्ट डचेस पर आ रहे तो उसमें बार बार बताए थे ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में सिंपल से यही है कि एक तरफ से इंसान बोलता रहता है, उसी का प्रेजेंट दिखाया जाता है, और सामने वाला बिल्कुल ही साइलेंट होता है, और पूरी कहानी एक कैरेक्टर के माध्यम से बस एक ही आदमी के द्वारा पूरा चीज़ बता दिया जाता है, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में। अब ये माई लास्ट डचेस अभी पढ़ा रहे हैं तो उसमें देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माई लास्ट डचेस, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, तो रॉबर्ट एंड एलिजाबेथ बैरेट वॉज सीक्रेटली मैरिड एट द मैरी यहाँ पे क्या है, मैरी लेबन चर्च विदाउट हिज फादर परमिशन। अब क्या था, देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे, एलिजाबेथ बैरेट कौन थी, तो एलिजाबेथ बैरेट एक पोएट थी, और वो भी अच्छी पोएट थी, किस एज की, यही एज की, विक्टोरियन पीरियड की ये एक अच्छी पोएट थी, ठीक है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की देखिए मुलाकात ऐसी हुई थी कि देखिए
एलिजाबेथ बैरेट पहले इससे बड़ी थी, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग से बड़ी थी। और एलिजाबेथ बैरेट ना 11 साल की उम्र से ही ये वर्क अपना लिखती थी, अपना पोएम लिखती थी। तो ये पहले तो फेमस थी, अब बहुत अच्छा फेम इसको मिल गया था। अब इसमें क्या है, रॉबर्ट ब्राउनिंग तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का दिक्कत ये है कि ये अभी उतना फेमस नहीं थी, इसकी वजह सारे कुछ क्लियर नहीं हो पाती थी। तो ये दोनों को, ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, एलिजाबेथ बैरेट की जो पोएम सब लिखी हुई थी, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग उससे बिना देखे उसको मोहब्बत हो गया था, किससे, एलिजाबेथ बैरेट से, क्योंकि उसके वर्क में इतनी अच्छी से लिखी हुई रहती थी, तो इसको बहुत पसंद आता था। तब वो दोनों क्या किए, रॉबर्ट एंड एलिजाबेथ बैरेट क्या है, सीक्रेटली मैरिड कर लिए, कहाँ पे, एक चर्च में जाकर, और बिना उसके बाप के परमिशन के, उसके पिता के परमिशन से, ठीक है, ये दोनों भाग के शादी कर लिए। उसके बाद क्या है, हिज सम फेमस वर्क की बात करें, रॉबर्ट ब्राउनिंग के कुछ फेमस वर्क की बात करें, तो माई लास्ट डचेस, जो कि हम अभी पढ़ा रहे हैं, उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन बस बात की है, तो माई लास्ट डचेस उसका बहुत ही फेमस वर्क रहा था। इसके बाद मैन एंड वोमैन है, इसके बाद द लास्ट नाइट टुगेदर है, ये तीनों बहुत ही फेमस रहा था रॉबर्ट ब्राउनिंग का। अब इसके बाद बात करें तो देखिए, इसके बाद आपकी बात करें तो देखिए, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की बात हो रही थी, तो ये भी एक अच्छी पोएट थी, बहुत ही अच्छी पोएट थी, एलिजाबेथ विक्टोरियन पीरियड की। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग क्या है, तो देखिए, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इज़ द वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये वाइफ थी किसकी, रॉबर्ट ब्राउनिंग की, ठीक है। उसके बाद क्या है, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड द इंग्लिश पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा, एंड ये इंग्लिश पोएट थी और विक्टोरियन एरा की एक इंग्लिश पोएट थी, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, पॉपुलर इन ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग हर लिटरेचर, और ये 11 साल की उम्र से ये देखिए एज ऑफ 11, ये 11 साल की उम्र से ही ये अपना वर्क लिखती थी, अपना पोएम लिखती थी। इसकी वजह से ये ब्रिटेन में और यूनाइटेड स्टेट में इसको बहुत ही पसंद किया जा रहा था, ठीक है, यूएस में। तो सी रोड्स पोएम एट द एज ऑफ 11, और 11 साल की उम्र से ये लिखती थी। इसकी सब मेजर पोएम की बात करें तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की सब मेजर पोएम है, हाउ डू आई लव दी एंड द क्राई द ऑफ द गार्डन चिल्ड्रेन। तो ये दोनों बहुत ही फेमस थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की। तीन पोएट के बारे में आप हो गया। अब इसके बाद बात करें तो इसके इस पीरियड के कुछ छोटे छोटे भी है, लेकिन अच्छे खासे है पोएट सब और सारे, तो उसका उतना बड़ा नहीं है। इसमें बस दो ही फेमस, बहुत ही फेमस पोएट थे, एक रॉबर्ट ब्राउनिंग और दूसरा कौन था, दूसरा कौन था, ये वाले आपके टेनिसन, ठीक है। तो अब बात करें आपकी, तो अब बात करें तो देखिए, अब इसमें मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में, ये भी बहुत अच्छे पोएट थे। तो मैथ्यू आर्नोल्ड कौन, देखिए, ही वॉज अ इंग्लिश पोएट एंड क्रिटिक्स, ये क्या थे, एक इंग्लिश पोएट थे, ठीक है, इंग्लैंड के एक इंग्लिश पोएट थे, और ये क्रिटिक्स भी थे। अब क्रिटिक्स क्या होता है, तो जब भी कोई वर्क लिखा जाता है, चाहे नोवेल वगैरह कोई भी कुछ भी लिखा जाता है, तो उस पर अपना ओपिनियन जो देता है उसी को क्रिटिक्स बताया जाता है, क्रिटिक्स बोला जाता है। जैसे कि कोई मूवी निकला तो उस पर बहुत रिव्यू देते हैं ना कुछ लोग, तो उसी को बोलते हैं क्रिटिक्स। उस पर कुछ बताना, उसमें क्या खराबी है, उसमें क्या अच्छा है, तो उसी को बोला जाता है क्रिटिक्स। अब ही वॉज अ सन ऑफ थॉमस, और वो किसके बेटे थे, तो ही वॉज अ थॉमस आर्नोल्ड, जो कि सेलिब्रेटेड हेडमास्टर ऑफ रूबी स्कूल, ये रूबी स्कूल के हेडमास्टर थे, ठीक है। और जो उसके पिता जो थे थॉमस आर्नोल्ड कौन थे, सेलिब्रेटेड हेडमास्टर ऑफ रूबी स्कूल। इसके बाद बोला जा रहा है ही फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स द स्टेड रिवेलर एंड अदर्स पोएम, और देखिए हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, इसके पहला वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्या था, स्टेड रिवेलर था, जो कि पोएम्स का कलेक्शन था। ही नोटेबल वर्क्स आर, यहाँ पे नोटेबल है NOTABLE, इसके नोटेबल वर्क्स की बात करें तो इसके सबसे नोटेबल वर्क में सबसे पहला आता है, बहुत ही अच्छा पोएम है इसका, रोबर बीच, ठीक है। जो इसके बाद है कल्चर एंड एनार्की, ठीक है। तो ये दोनों बस याद रखिएगा। इसके बाद छोटे छोटे और पोएट है जो कि अच्छे खासे पोएट थे, ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटे थे। तो इसमें बात करें तो डीजी रोजेटी की बात होती है। तो डीजी रोजेटी क्या है, ही वॉज इंग्लिश पोएट एंड पेंटर भी थे, और वो ट्रांसलेटर भी थे, ठीक है। एंड देयर फुल नेम ऑफ गैब्रियल चार्ल्स डांटे रोजेटी, ठीक है। इसके नोटेबल वर्क्स की बात करें तो द हाउस ऑफ लाइफ एंड द ब्लेस्ड डेमोजेल, ठीक है। अब इसके आगे बात करें तो देखिए, इसके आगे में आपकी क्रिस्टीना रोजेटी, जो कि डीजी रोजेटी की बहन थी, और इसका पूरा नाम की बात करें तो क्रिस्टीना जियोगिना रोजेटी, ठीक है, जॉर्जिना रोजेटी थी। इसके फेमस वर्क की बात करें तो गैबलिन मार्केट और रिमेंबर है, ठीक है, गैबलिन मार्केट और रिमेंबर याद रखिएगा इसमें। अब इसमें सातवें की बात करें तो सातवां में क्या है, GM हॉपकिंस। इसको जब मैं थर्ड ईयर का पढ़ाऊंगा तो उसमें GM हॉपकिंस के बारे में अच्छे से जानना है, क्योंकि थर्ड ईयर में GM हॉपकिंस के बारे में जानना जरूरी है। गेरार्ड मानले हॉपकिंस, ही वॉज ए इंग्लिश पोएट, समटाइम्स लेटर ही डिसाइडेड टू बिकम अ प्रीस्ट, और बाद में उसे इंग्लिश पोएट में उतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो उसको क्या बोला, उसको इंग्लिश पोएट, वो इंग्लिश पोएम, और वो पोएम लिखते थे,
तो उसको क्या हुआ, बाद में ये प्रीस्ट बन गए, क्या हो बन गए, प्रीस्ट, एक पुजारी बन गया, क्योंकि समटाइम्स लेटर इसे रियलाइज़ हुआ कि हमको सही नहीं लगता वो सब, तो ये इसीलिए जेम्स हॉपकिंस एक प्रीस्ट बन गया। आफ्टर डेथ देयर वर्क्स पब्लिश्ड रॉबर्ट ब्रीज, और आफ्टर डेथ, इसके डेथ के बाद कौन पब्लिश कराया, इसके जो जितने भी पोएम थे वो रॉबर्ट ब्रीज इसके सारे पोएम को पब्लिश कराए थे, ठीक है। अब इसमें सारे पोएट के बारे में हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, विक्टोरियन पोएट हो गया, सारे अगर लिख लेने के बाद आपको कंक्लूजन भी देना पड़ता है, तो कंक्लूजन में लिख दीजिए, दिस इज द अनदर गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आफ्टर आफ्टर एलिजाबेथन एज, आफ्टर एलिजाबेथन एज के बाद ये सेकेंड गोल्डन पीरियड था इंग्लैंड के लिए। इन द एज वेरी चेंजेस इन इंग्लैंड लाइक सोशल लाइफ, पॉलिटिकल एरियाज, एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस, और इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल एरियाज़ में, इसके साथ एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल बहुत सारे आगे बढ़ी। फिर विक्टोरियन एज इज सच अ ग्रेट पीरियड ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड विक्टोरियन पीरियड के लिए काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका विक्टोरियन पोएट्री भी ख़त्म होता है। अब इसमें रोमांटिक पोएट्री, कन्फेशनल पोएट्री है, 2-3 और है, तो उसको भी पढ़ा देंगे जल्दी जल्दी। अभी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा देरी लग रही है, ठीक है, लेकिन जल्दी आएगी। और सारा कुछ आपके डाउट क्लियर करने के लिए एक सेशन बना रहे हो जिसमें आपको सारे सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। तो इसी के साथ यार मस्त रहो, व्यस्त रहो और मस्त से पढ़ाई करते रहो।